तो खुद की खोज में निकल, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल सानन और एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम साहित्य चर्चा लेकर। दर्शकों, साहित्य समाज का आईना है, दर्पण है। जहाँ एक तरफ साहित्य समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी तरफ वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है और साहित्यकार समाज का चित्रकार होता है। और आज की इस कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो में जो वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हैं, वे बड़ी ही खूबसूरती से शब्दों की चित्रकारी करते हैं। वे कविताएं तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें दोहे लिखने में तो जैसे महारत हासिल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार इंद्रभूषण कोचकवे जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आपने अपनी एक पुस्तक में जिक्र किया है कि आपने भोले भाले बचपन में ही, अल्हड़ किशोरावस्था में ही कहानीकार बनने का सपना देख लिया था। मैं जानना चाहूँगी, भोले भाले बच्चे के मन में यह सपना कैसे पनपा? वास्तव में मेरे पिताजी जी मुगल सराय के एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे और बचपन से ही हम लोगों के हाथ में पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पुस्तकें दे दी गईं, जिसका असर ये था कि मैं बचपन से ही करीब करीब जब से अक्षर का ज्ञान हुआ मुझे जी तब से मैं धर्मयुग, हिंदुस्तान और उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ तो प्रेमचंद की सारी किताबें, रविन्द्रनाथ टैगोर की सारी किताबें, बंकिम चंद्र की सारी किताबें, मैंने सभी जितने भी मैक्सिमम गोर की, फिर उसके बाद बंकिम चंद्र, ये शरद चंद्र, इन लोगों की सारी किताबें मैं पढ़ता चला गया। जब तक मैं हाई स्कूल पहुंचा था इनकी सारी सीरीज मैंने ख़त्म कर लिया था। सारी सीरीज खत्म कर जी हाँ। और ये मेरे लिए एक वो हुआ कि मैं एक कहानीकार बनूं, क्योंकि प्रेमचंद की शैली में जो की था, जो भोलापन था, वो ही मैं चाहता था कि मैं अपनाऊं। जयशंकर प्रसाद जी जरूर लिखे हैं बहुत से, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी। लेकिन प्रेमचंद जी सरल भाषा में, और मैं बनारस का रहने वाला, मुगल सराय का रहने वाला, तो बनारसी भाषा जो कि थी वो उसमें थी। तो ये मेरी एक जिज्ञासा थी। और पढ़ते पढ़ते हमने एक दिन देखा कि आज अखबार वहाँ से निकला करता था, उसमें मोहनलाल गुप्त जी, जो भैया जी बनारसी के नाम से मशहूर थे, उन्होंने एक बाल संसद करके एक कोना स्टार्ट किया था। अब उसमें मैं सदस्य बन गया। उसमें था कि 10 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे उसके सदस्य बन सकते थे। मैं भी सदस्य बन गया उसका 10 साल की उम्र में। जी हाँ। बहुत खूब। और उसके बाद उन्होंने मुझे कैसे कविता लिखी जाती है, क्योंकि वो कवि थे, हास्यरस के कवि थे जरूर, लेकिन कविता कैसे की जाती है उन्होंने मुझे सिखलाया। धीरे धीरे और प्रोत्साहित करते हुए वो हमेशा क्या करते थे कि हमारी रचनाओं को इसमें छाप दिया करते थे आज में। उससे मुझे धीरे धीरे प्रोत्साहित हुआ मैं। फिर 2-3 कहानियाँ लिखी, वो भी दिखलाया उनको, वो बहुत प्रभावित हुए, तो उसको भी उन्होंने छापा उसमें। फिर उन्होंने कहा कि देखो, आज में तो तुम लिखते ही हो, साथ साथ में तुम्हारे यहाँ तुम धर्मयुग भी पढ़ते हो, धर्मयुग में भी लिखा करो। तो मैंने धर्मयुग में 2-3 कहानियाँ लिखी और वो भी छपा उसमें। और एक और उसमें निकला करता था, एक दिन की बात। तो एक दिन की बात 2 या 3 बार मैंने लिखा और मुझे जो पुरस्कृत किया गया उससे और मेरा प्रोत्साहन बढ़ा आपका। जी। लेकिन होता क्या है कि
जैसे ही मैं 10th क्लास पास किया, जी। जब फर्स्ट ईयर में मैं आया तो मैं विज्ञान के विद्यार्थी रहा। बनना चाहता था इंजीनियर, लेकिन हमारे एक दो लेक्चरर थे, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन फिर आखिर में मैं पीएमसी ग्रुप में ही चला आया। और हमारे विज्ञान के जो प्रवक्ता जी थे, श्री झमला प्रसाद श्रीवास्तव थे, वो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम कविताएं तो अच्छी लिखते हो, कहानियां भी अच्छी लिखते हो, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही घातक होगा। घातक किस हाँ, प्रकार? इसलिए कि अगर तुम इसमें लग जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। विज्ञान वालों को तो बिल्कुल अपना अलग होना चाहिए। तो पहले तो फिर भी उनसे चोरी छिपके में लिख के भेजता रहा, लेकिन जब वो प्रकाशित हो जाता था, प्रोत्साहन बढ़ जाता था। प्रोत्साहन मेरी बढ़ती थी, लेकिन डांट उतनी ही ज़्यादा मिलती थी मुझे। जी। उन्होंने कहा ये देखिए कवि जी आ गए। तो इस तरह से क्लास में होता था। तो बीएससी जब हमने ज्वाइन किया, तो बीएससी ज्वाइन करने के बाद थोड़ा बढ़ा मेरा विज्ञान पढ़ने के चक्कर में ये सब छूटता चला गया। यद्यपि शौक तो था, कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये सब मैं अटेंड करता था, उससे शौक अपनी पूरी कर लेता था। लेकिन सुनते ज़्यादा थे? सुनते, उसके बाद श्रोता बन गया मैं, बहुत अच्छा श्रोता बन गया। और मैं हमेशा, जो कि जब भी रात के 12 बजे तक, पूरी रात जग करके हम लोग मुशायरा और वो कवि सम्मेलन हम लोग सुना करते थे। तो इससे हमारी गतिविधि आगे बढ़ती चली गई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने प्रेमचंद जी को पढ़ा, धर्मयुग को पढ़ा, और फिर लिखने के लिए भी आपने खुद को जगाया कि मुझे इसे लिखना भी है। जी हाँ। तो आप एक बहुत अच्छे श्रोता रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी के साथ थोड़ा उल्टा देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी लिख ज़्यादा रही है, हाँ, और पढ़ कम रही है, कह ज़्यादा रही है, हाँ, और सुन कम रही है। हाँ। तो कितना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, उसमें ऐसा होता है कि एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास मैं गया था, मैं कुछ लिख करके ले गया था। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी तुम्हारी रचना है? तो हमने उनसे कहा कि ये करीब 20वीं या 25वीं रचना है। क्योंकि अब लिखना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। और उन्होंने कहा लिखा तुमने अच्छा है, लेकिन जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही अधिक तुम अच्छा आगे बढ़ोगे। अभी तुम्हें लिखने की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, पढ़ने की में लगन चाहिए तुम्हें। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी राय थी। हाँ, अच्छी चीज़ लगी। और मेरी आदत थी कि जब तक रात में मैं किताब, अपने एक कोई कहानी की किताब या कोई, जैसे विज्ञान का विद्यार्थी था, जरूर दिन भर पढ़ता था, लेकिन रात में पढ़ता था मैं कहानी और कविता, ये सब जरूर पढ़ता था। बिना पढ़े हुए मुझे नींद नहीं आती थी। ये हमारी आदत थी, और अभी भी वही आदत है मेरी। आपने अपने शौक को जगाए रखा। हाँ। और सीखने की ललक कभी नहीं छोड़ी। वो कभी नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद हिंद पॉकेट बुक उसमें निकला करता था, 1 रुपये में एक किताब आती थी उस समय, उसका मैं मेंबर बना। और मेरे पास अभी भी कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हज़ार किताबें तो मेरे पास रखी हुई हैं अभी। 3-4 हज़ार किताबें? हाँ, वो तो हमारे पर्सनल लाइब्रेरी में। जी। और उसके बाद नावलों कम से कम 10,000 या 15,000 किताबें तो मैंने दूसरे लाइब्रेरीज को दे दिया है हमने। जो पढ़ता था, पढ़ने के बाद फिर कुछ कोई मांग के ले गया तो ले गया। तो इस तरह से होता है ऐसा। तो अब उसके बाद फिर जब मैं देहरादून आया 64 और 66 के टाइम में, तो देहरादून मुझे ज़्यादा पसंद पड़ा था उस समय भी, जिसमें मैं ट्रेनिंग में था यहाँ पर, और बाई चांस मुझे लौटना पड़ा था यहाँ से।
लेकिन एक आकांक्षा थी कि देहरादून में बसना चाहिए। फिर वहाँ मैं जब यहाँ से लौट के मैं गया था तो शिक्षण का कार्य शुरू किया। प्रारंभ में रसायन विज्ञान का मैं प्रवक्ता बना और उसके बाद फिर फिजिक्स में रुचि थी, तो कम से कम कुछ नहीं तो 10 साल लेक्चरशिप करने के बाद मैं फिर गया एक बार जाके यूपी कॉलेज बनारस में है, वहाँ से हमने फिजिक्स में फिर एमएससी किया और करने के बाद फिर वही रेलवे कॉलेज मुगलसराय में था ही मैं, और वहीं पर एज ए प्रिंसिपल भी मैं हुआ। प्रिंसिपल से रिटायर होकर के हमारे बच्चे पढ़ते थे देहरादून में, इसमें मैं शौक था तो इसलिए मैंने बच्चों का एडमिशन करा दिया था देहरादून में। जी। और बच्चों के चक्कर में हमारे